हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस पीजीटी हिंदी के अंतर्गत वितान भाग 2 के ऊपर, जो कि 12वीं कक्षा में लगी हुई पुस्तक है, जिसके आधार पर हम 4 अध्यायों पर बातचीत करेंगे। सिल्वर बैंडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया है। दूसरा अध्याय है जूझ, जो कि आनंद यादव द्वारा लिखा गया है। तीसरा अध्याय अतीत में दबे पांव, ओम थानवी द्वारा लिखा गया है। और चौथा अध्याय है डायरी के पन्ने, एन फ्रैंक द्वारा लिखा गया है। तो ये 4 अध्याय हैं जो कि वितान भाग 2 में संकलित किए गए हैं। इसके पहले हमने वितान भाग 1 पर चर्चा की थी और आप सभी ने उस वीडियो लेक्चर को देखा और काफ़ी सराहा, जिससे हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ा, मनोबल बढ़ा कि जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं काफ़ी गंभीर हैं और उनके दिमाग में ये मायने नहीं रखता है कि कोई सामने से आकर अपने सजीव चित्र के माध्यम से पढ़ाए, बल्कि उनके लिए ये मायने रखता है कि किसी भी तरीके से उनको कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान उपलब्ध कराया जाए, परीक्षा के दृष्टिकोण से उनको दृष्टि प्रदान की जाए। और जहाँ तक मुख्य बात है, तो आप सभी का इमेज हमारे हृदय में बैठा हुआ है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरा भी इमेज आप लोगों के हृदय में बैठा होगा। जब दोनों दिल आपस में मिलेंगे तो कोई भी ऐसा तत्व नहीं होगा जो कि आपको सफलता से रोक पाएगा। तो इसी उम्मीद से मैं आप सभी से लगातार जुड़ा हुआ हूँ और मेरी यही कोशिश है कि केवीएस पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में जो एनसीईआरटी आधारित पुस्तकें लगी हुई हैं, उन पुस्तकों से आप सभी का परिचय कराया जाए और अन्य बोर्ड से जो भी विद्यार्थी पढ़े हुए हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, उनके लिए ये टॉपिक बिल्कुल अजनबी या फिर अलग टाइप का न लगे। तो इसी प्रयास में मैं लगातार आप सभी से बातचीत कर रहा हूँ। वितान भाग 1 आप लोगों ने देख लिया और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में सारी बातें वितान भाग 1 की बैठ गई होंगी। आपने नोटबुक भी बनाना शुरू कर दिया होगा और मेन मेन पॉइंट्स को लिखना भी शुरू कर दिया होगा। तो वितान भाग 2 के अंतर्गत हम इन चारों टॉपिक्स पर बातचीत करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे वितान भाग 1 पर बात किया था। लेखक के बारे में बात करेंगे, फिर जो चैप्टर लगा हुआ है उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, तथ्य होंगे, उन पर भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं पहले चैप्टर के ऊपर, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी का नाम जैसे मैंने लिया, आपके दिमाग में तुरंत तमाम इनकी रचनाएं कौंध गई होंगी। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे तो मनोहर श्याम जोशी के उपन्यासों से आप भली भांति परिचित होंगे, इनकी कहानियों से परिचित होंगे। तो मनोहर श्याम जोशी का जन्म सन 1935 ईस्वी में हुमायूं में हुआ था और मनोहर श्याम जोशी हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक लेखक के रूप में जाना जाता है। ये दूसरा पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है मनोहर श्याम जोशी के दृष्टिकोण से। इसके अतिरिक्त मनोहर श्याम जोशी ने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किया है। तो ध्यान में रखिए, दिनमान पत्रिका का संबंध मनोहर श्याम जोशी से है, जो कि उसके सहायक संपादक थे। इसके अतिरिक्त मनोहर श्याम जोशी ने साप्ताहिक हिंदुस्तान का भी संपादन किया था। सन 84 में, यानी कि 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग, ये धारावाहिक का नाम है हम लोग, इसके लिए कथा पटकथा लेखन शुरू करने के बाद ये लगातार स्वतंत्र रूप से लेखन अपना जारी रखे। तो ध्यान में रखिए, हम लोग जो धारावाहिक है 1984 ईस्वी में भारतीय दूरदर्शन, यानी कि जो सरकारी टेलीविजन है, ठीक है, उस पर प्रथम धारावाहिक के रूप में हम लोग आता था, जिसकी कथा पटकथा मनोहर श्याम जोशी ने लिखी थी।
और इनके कुछ प्रमुख रचनाओं पर बात करें तो कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया, हरकुलिस की हैरानी, हमजाद, क्याप, इनकी कुल ये सब कहानी संग्रह है। तो आपके दिमाग में तुरंत, अगर आप अ, महीनों से तैयारी कर रहे होंगे, तो कुरु कुरु स्वाहा कब प्रकाशित हुआ, कसब कब प्रकाशित हुआ है, हरिया हरकुलिस की हैरानी कब प्रकाशित हुआ, हमजाद, क्याप, इन सब का प्रकाशन वर्ष आपके दिमाग में आ गया होगा। उदाहरण के लिए कुरु कुरु स्वाहा जो कि 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, कसब 1982 में प्रकाशित हुआ था, हरिया हरकुलिस अ, ये प्रकाशित हुआ 1994 में, हमजाद जो है 1996 में, क्या आपका प्रकाशन हुआ 2001 ईस्वी में। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि प्राय परीक्षाओं में घूम फिर कर पूछी भी जाती हैं। मनोहर श्याम जोशी का संबंध उत्तर आधुनिकता से भी कई बार जोड़कर देखा जाता है। इनकी कहानियां थोड़ी सी अलग ढंग की हैं और आप इसको पढ़ेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई है सिल्वर वेंडिंग, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बात करें तो इनके कुछ व्यंग्य संग्रह, यानी कि कहानी संग्रह पर हमने बात कर लिया, व्यंग्य संग्रह में है एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़ियां, टाटा प्रोफेसर खष्टी बल्लभ पंत, नेताजी कहिन, इस देश का यारो क्या कहना। ये व्यंग्य संग्रह है मनोहर श्याम जोशी का। इसमें बहुत ही फेमस है नेताजी कहिन। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी न्यूज़पेपर इत्यादि देखते होंगे, खासतौर से न्यूज देखते होंगे, तो एक प्रोग्राम भी आता है नेताजी कहिन। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक मनोहर श्याम जोशी से प्रभावित होकर ही न्यूज चैनल वाले भी चुन लिए होंगे। तो आपको बस परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है नेताजी कहिन, इस देश का यारों क्या कहना, टाटा प्रोफेसर, कैसे किस्सा गो, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, ये सारे व्यंग्य संग्रह जो हैं वो मनोहर श्याम जोशी के हैं। इसके अतिरिक्त मनोहर श्याम जोशी के कुछ साक्षात्कार लेख संग्रह भी हैं, जिसमें है बातों बातों में, 21वीं सदी, संस्मरण संग्रह भी इनके प्रकाशित हुए हैं, जिसमें लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, ये खास इनके संस्मरण है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से लखनऊ मेरा लखनऊ काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आता रहा है। जैसा कि हमने बात किया कि मनोहर श्याम जोशी टेलीविजन धारावाहिक लेखक के तौर पर भी प्रसिद्ध रहे हैं, तो इनके कुछ टेलीविजन धारावाहिक रहे हैं, जिसमें कि हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, काफी फेमस ये सब धारावाहिक रहे हैं, जो कि मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। इसकी कथा पटकथा लेखन मनोहर श्याम जोशी द्वारा की गई थी। क्या आपके लिए जो इनका कहानी संग्रह रहा है, सन 2005 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। जैसा कि हमने बताया था कि आप सन 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तो इसको साहित्य अकादमी सन 2005 से पुरस्कारित किया गया। और मनोहर श्याम जोशी का निधन दिल्ली में सन 2006 ईस्वी में हो गया। तो आप देख रहे हैं कि मनोहर श्याम जोशी से संबंधित ये कुछ खास तथ्य थे और जिनको कि आपको जानना जरूरी था। अब आपके पाठ्यक्रम में जो इनकी कहानी लगी हुई है सिल्वर वेंडिंग, इसके बारे में देखते हैं। सिल्वर वेंडिंग एक लंबी कहानी के रूप में जानी जाती है। इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू हैं। ध्यान में रखना, यशोधरा नहीं है बल्कि यशोधर बाबू। और जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें YD पंत नाम से इनके नाम को लिखा गया है। तो आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए कि सिल्वर वेंडिंग एक कहानी विधा है, लंबी कहानी है और इसके मुख्य चरित्र के रूप में है यशोधर बाबू। यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिरपरिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। जैसा कि हमने बताया था कि ये उत्तर आधुनिकतावादी प्रवृत्ति के लेखकों में माने जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो शिल्प है, जो ट्रेडिशनल कहानीकार हैं, कथाकार हैं, उनसे थोड़ा सा हटकर है। तो ये भी कहानी जो सिल्वर वेंडिंग है कुछ उसी तरीके से है, जिसमें कि मुहावरों का प्रयोग किया गया है और जिसके लिए मनोहर श्याम जोशी जाने जाते हैं, उसी तरीके के भाषा का प्रयोग किया गया है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर
मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। इस कहानी में सिल्वर वेंडिंग में इसी मुद्दे को उठाया गया है कि आधुनिकता की तरफ हमारा समाज तो बढ़ रहा है, कई उपलब्धियों को भी हासिल कर रहा है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। इसी चीज को इस कहानी में उठाया गया और इस कहानी का जो बीज वाक्य है, जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर, ये दोनों शब्द के बीच में ये कहानी चलती रहती है और इसी जुमले जिसको कि तकिया कलाम भी कहा जा सकता है। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि जो सिल्वर वेंडिंग कहानी है उसमें बार बार कहानीकार मनोहर श्याम जोशी ने जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर इन दो शब्दों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसको बीज वाक्य के रूप में हमें देखना चाहिए। जो हुआ होगा में यथा स्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, तो सम हाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही स्थितियां हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती हैं। कई बार आप अगर सरकारी जॉब में होंगे, ऑफिस में काम करने जाते होंगे, वहां पर सुधार करने का प्रयास करते होंगे, लेकिन बाद में कोई आपका सीनियर आता होगा और कहता होगा कि सिस्टम को सुधारने की बजाय आप खुद अपने को सिस्टम की तरह बना लीजिए, अपने में ही सुधार ला दीजिए। तो ये कहानी भी कुछ कुछ उसी तरफ संकेत करती है कि जो हुआ होगा में यथा स्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, सम हाउ इम्प्रॉपर, कुछ उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, प्रमुख चरित्र हैं यशोधर बाबू, वो इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी अन्य को नहीं मानते हैं, बल्कि खुद को मानते हैं और अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं सम हाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक सम हाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी पढ़ा और देखा जा सकता है। तो अब आपके दिमाग में सिल्वर वेंडिंग कहानी के मुख्य चरित्र कौन है, उसकी विषय वस्तु क्या रही है, उसके लेखक कौन है, उस लेखक से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां थी वो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। अब आपको लग रहा होगा कि हमने भले दूसरे बोर्ड से पढ़ाई की है, फिर भी सीबीएसई और एनसीईआरटी की किताबों से हमारा परिचय हो रहा है। तो ये पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर आनंद यादव द्वारा लिखा गया है, तो हम आनंद यादव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म 1935 में कागल, कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर हुआ था। इनका पूरा नाम है आनंद रतन यादव और पाठकों के बीच में इन्हें आनंद यादव के नाम से जाना जाता है। मराठी एवं संस्कृत साहित्य में इन्होंने एमए पास किया और बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड में जो भी पुस्तकें लगी हैं, चैप्टर्स लगे हुए हैं, वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपने वितान में देखा, वहाँ वितान भाग 1 में, तो वहाँ भी आपको कर्नाटक के एक राइटर का परिचय मिला था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से एक राइटर का परिचय आपको मिल रहा है, मराठी में कार्यरत थे वो। आनंद यादव के 25 उपन्यास लगभग प्रकाशित हैं और इसके अतिरिक्त कविता संग्रह, आलोचनात्मक निबंध आदि भी प्रकाशित हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच में भी चर्चित रही है, जिससे कि इनका संबंध रहा है। और आपके इस पाठ्यक्रम में जूझ नामक उपन्यास लिया गया है, जो सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जूझ उपन्यास आनंद यादव द्वारा लिखा गया है
और आपको केबीएस पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में इसको पढ़ना है। तो आनंद यादव से संबंधित जो मुख्य जानकारियां थी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका पूरा नाम क्या रहा है और किस भाषा से वो संबंधित रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। और उनका जो उपन्यास है उसका एक छोटा सा अंश आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। और इस उपन्यास को सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये मोटी मोटी जानकारियां अपने दिमाग में आप रखिए। बाकी आगे देखते हैं जूझ उपन्यास जो है वो किस विषय वस्तु पर लिखा गया है। जैसा कि हमने बताया कि मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का यह बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा के रूप में प्रस्तुत है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जुड़ते किसान मजदूरों के संघर्ष के भी अनूठी झांकी प्रस्तुत की गई है। तो जूझ नाम से ही पता चल रहा है, जिसे शब्द बना हुआ है जुझारू। और ये शब्द आप देखते होंगे खास तौर से जब चुनाव का समय आता है तो इस शब्द का काफी प्रयोग किया जाता है कि फला प्रत्याशी जुझारू और कर्मठ है, ठीक है। तो ये जुझारू उसी की तरफ संकेत किया जा रहा है कि एक किशोर है जो कि ग्रामीण जीवन से उसका संबंध है और वहाँ का जो परिवेश है और उसको जो वो किशोर भोगा है, देखा है, जीवन जिया है, उसको पूरा इस जो उपन्यास में आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त इसमें निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जुड़ते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी कहानी कही गई है। तो जूझ उपन्यास के जो विषय वस्तु है उससे भी आप परिचित हो गए होंगे और इसके लेखक कौन है उससे भी परिचित हो गए होंगे। तीसरा जो चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उसके लेखक हैं ओम थानवी। ओम थानवी को आप सभी एनडीटीवी पर कई बार एज ए एक्सपर्ट के रूप में भी देखे होंगे। अगर जो लोग टेलीविजन या फिर न्यूज इत्यादि देखते होंगे तो वहां पर कई बार ये एक्सपर्ट्स के रूप में भी दिखाई पड़ते थे और खासतौर से पत्रकार के हैसियत से आते थे और अभी भी ये जीवित हैं। इनका जन्म सन 1957 ईस्वी में हुआ। शिक्षा दीक्षा इनकी बीकानेर यानी कि राजस्थान में हुई और राजस्थान विश्वविद्यालय से ही इन्होंने पढ़ाई की। और संयोग की बात यह है कि अभी इन्होंने एक पत्रकारिता से संबंधित विश्वविद्यालय की भी स्थापना इन्होंने की है, ठीक है। उसमें इन्होंने जैसे दिल्ली में आईएमसी है उसी टाइप से इनका भी एक विश्वविद्यालय है। ओम थानवी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में भी रह चुके हैं। सन 1980 से 1989 तक 9 वर्ष राजस्थान पत्रिका में रहे। राजस्थान पत्रिका राजस्थान से ये प्रकाशित होती है और काफी ये विश्वसनीय एक तरीके से न्यूज़पेपर होता है, ठीक है। राजस्थान के जितने लोग इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे वो राजस्थान पत्रिका के बारे में जानते होंगे कि इसमें मैक्सिमम न्यूज देने का प्रयास किया जाता है, बहुत ज्यादा ऐड इत्यादि नहीं रहता है। जब मैं भी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था तो इस पत्रिका से जुड़ा रहता था कि न्यूज इत्यादि जो भी आती रहे परीक्षा से रिलेटेड, तो ये राजस्थान पत्रिका मुझे थोड़ी सी विश्वसनीय लगी। तो ओम थानवी का संबंध राजस्थान पत्रिका से भी रहा, लगभग 9 वर्षों तक इससे वो जुड़े रहे। इसके अतिरिक्त इतवारी पत्रिका के संपादन ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। इतवारी पत्रिका से भी इनका संबंध रहा। सजग और बौद्धिक समाज में इतवारी पत्रिका ने अपने दौर में विशिष्ट स्थान बनाया। ओम थानवी सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए भी जाने जाते हैं। अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे। तो ये कुछ खास जानकारियां हैं ओम थानवी से संबंधित जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में इनकी गहन दिलचस्पी थी। 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन कर इन्होंने विस्तार से लिखा है। इसके पहले वितान भाग 1 में आपने
जरूर पर्यावरण से संबंधित एक चैप्टर देखा होगा जो कि अनुपम मिश्र से रिलेटेड था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लेखकों को रखा गया है जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ओम थानवी को पत्रकारिता के लिए अन्य पुरस्कारों के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1999 से संपादक के नाते दैनिक जनसत्ता दिल्ली और कलकत्ता के संस्करणों का इन्होंने दायित्व संभाला था, जिम्मेदारी ली थी। पिछले 17 वर्षों से इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में ये कार्यरत रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में अब कोई और है। तो ये ओम थानवी से रिलेटेड कुछ जानकारियां थी, खासतौर से उनका जो भी पत्रकारिता वाला हिस्सा रहा है कि किन किन पत्रिकाओं से वो जुड़े हुए थे और किस टाइप का उनका व्यक्तित्व रहा है, इससे आप परिचित हो गए होंगे। अब इनकी जो इसमें रचना शामिल है वो है अतीत में दबे पांव। अतीत में दबे पांव में ये बताने का प्रयास किया गया है कि इतिहास हमें दिशा दे सकता है तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं। अतीत में दबे पांव ओम थानवी की यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, जो अब तक के ज्ञान में भारतीय भूमि ही नहीं, विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महानगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। तो अब आपको विषय वस्तु समझ में आ गई होगी कि अतीत में दबे पांव जो कि ओम थानवी द्वारा लिखा गया है और ओम थानवी का यह रचना कर्म यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट दोनों का मिला जुला असर है। रिपोर्ट क्योंकि उनका संबंध पत्रकारिता से था तो उसका प्रभाव इस रचना में दिखाई पड़ता है। और अतीत में दबे पांव के माध्यम से ओम थानवी ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो ऐसे महान नगरों का उल्लेख किया है जो कि एक घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना से सुनियोजित ढंग से जुड़े हुए हैं और उन पर दोबारा से एक बार नजर दौड़ाने का प्रयास ओम थानवी ने किया है। लेखक ने टीलों, स्नानागारों, मृद भांडों, कुओं, तालाबों, मकानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की उस समझदार भावात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज खोज कर हमें दिखलाया है, जिससे हम इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने की जगह इतिहास बोध से तर हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अतीत में दबे पांव कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जिसको कि हम प्राय प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते रहते हैं। टीलों के बारे में, स्नानगारों के बारे में, मृद भांडों के बारे में, कुओं तालाबों के बारे में, मकानों और मार्गों के बारे में। ठीक है, तो उसी के तरफ ओम थानवी ने एक तरीके से रिसर्च कर कर हमें बतलाया है कि जिस इतिहास को हम एक सपाट तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं, बल्कि उसको हमें अब इतिहास बोध, इतिहास चेतना के दृष्टिकोण से पढ़ने की जरूरत है। आगे इस इसमें सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है, उसका उल्लेख किया गया है। वह आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज्यादा रचनात्मक थी। जैसा कि आपने इतिहास पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो को व्यवस्थित रूप से बसाया हुआ नगर माना जाता था। आज के बहुत सारे महानगर आपको दिखाई देते होंगे जहां पर जाम की समस्या लगातार बनी रहती है, भीड़ भाड़ इलाका रहता है, व्यवस्थित नहीं है, गलियां एकदम सकरी सकरी हैं और पूरा वो नाम भर का महानगर है। लेकिन मोहनजोदड़ो की जो नगर योजना थी वो एक तरीके से बहुत ही रचनात्मक थी, क्योंकि उसकी बसावट शहर के खुद विकसने का अवकाश भी छोड़कर चलती थी। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान किया जा सकता है। तो जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं और जब बताया जाता है कि उनको सुनियोजित ढंग से बसाया गया था, तो हम बस कल्पना कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं
कि उस समय सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक गतिविधियों और लोगों के आबाद घरों, लोगों और उनकी जो भी अ, बसावट रही है, उसका हम केवल एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि कितनी ठीक रही होगी, सुव्यवस्थित रही होगी। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। उसमें भव्यता थी, पर आडंबर नहीं था। उसकी खूबी, उसका सौंदर्य बोध था, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। आजकल आप देख रहे होंगे कि कई जगह धर्म को केंद्र में रखकर शहरों का विकास किया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर आप देख रहे होंगे। तो उस जमाने में जो शहरों का सौंदर्य बोध था, वो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों का आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियानों की भेंट चढ़ते जाना भी लेखक को कट कटोचता है। तो अतीत के दबे पांव के अंतर्गत ओम थानवी ने जरूर सिंधु घाटी सभ्यता की विषय वस्तु को उठाया है, लेकिन अपने वर्तमान जीवन से भी और जो भी समाज है और यहाँ की स्थिति है, उसको भी जोड़कर देखने का प्रयास किया है। आधुनिक व्यवस्था और विकास को भी जोड़कर देखने का प्रयास किया है और बहुत जगहों पर लेखक को जो सिंधु घाटी की सभ्यता रही है, प्राचीन सभ्यता रही है, खासतौर से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता रही है, वो ज़्यादा बेहतर नजर आई है और आधुनिक व्यवस्था से वो थोड़ा सा चिंतित दिखाई पड़ता है। तो उम्मीद है कि ओम थानवी और अतीत के दबे पांव से भी आप परिचित हो गए होंगे कि इसकी विषय वस्तु क्या है और इसमें लेखक क्या बताना चाहता है। ये वीडियो लेक्चर आप सभी को एक प्रेरणा का अ, भाव दे सकता है, आपको प्रेरित कर सकता है कि दोबारा आप जाकर किताबों को पढ़ेंगे तो दुगनी स्पीड से वो किताबें आप खत्म करेंगे, उनको पूरा पढ़कर समझ पाएंगे। मेरी एक कोशिश ये भी है। अब हम बात करते हैं जो कि आज का आखिरी चैप्टर है, एन फ्रैंक, जिसके राइटर हैं। एन फ्रैंक का जन्म 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ और इनकी मृत्यु नाजियों के यातना गृह में सन 1945 में हुई। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लेखक हैं, लेखिका हैं, ये बहुत ज्यादा जीवित नहीं रही। 1929 में इनका जन्म हुआ और 1945 में निधन हुआ। और निधन देखिए बताया जा रहा है कि यातना गृह में हुआ, मतलब बहुत आराम से इनका जीवन नहीं बीता है। जो कि इनकी डायरी में पूरा इन्होंने उल्लेख किया है, जिस पर कि हम बात करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। डायरी के पन्ने जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और उसके लेखक हैं एन फ्रैंक। ठीक है, ये डायरी मूल रूप से डच डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई और फिर बाद में अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको इसको नोट करना पड़ेगा कि डायरी के पन्ने जो कि एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई है, महिला है वो, और डच भाषा में लिखी गई, 1947 में प्रकाशित हुई, लेकिन अंग्रेजी में इसका बाद में अनुवाद किया गया, द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, 1952 में यह प्रकाशित हुई। तब से इसके संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक और विस्तृत रूप से अनेक तरह से इसके संस्करण आ चुके हैं। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण भी हो चुका है और यह डायरी किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में रही है। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआत में ही जब आपको एन फ्रैंक से मैंने परिचय कराया और उनके डायरी के बारे में बताया तो एक उत्सुकता आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये दुनिया की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली डायरी है और एक यंग गर्ल द्वारा लिखी गई है। और आगे हम देखते हैं कि डायरी के पन्ने में क्या खास इसकी विशेषता रही है, क्यों आप इसको पढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जब आपको मौका मिले तो क्यों पढ़ने के लिए बाध्य होंगे। डायरी के पन्ने जैसा कि मैंने बताया 1947 में प्रकाशित हुई, डच भाषा में है। उसके बाद इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में हुआ 1952 में, द डायरी ऑफ यंग गर्ल नाम से। और युद्ध के चलते इतिहास बनते हैं, बदलते हैं और बिगड़ते भी हैं। युद्ध से भौगोलिक नक्शा बदल जाता है। कई बार खास इलाकों के मनुष्यों, जाति और संस्कृति का नामो निशान समाप्त कर देता है युद्ध।
युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है। जैसे जापान के बारे में आपने सुना होगा, नागासाकी, हिरोशिमा इत्यादि के बारे में। तो ये डायरी की शुरुआत से ही आपको लग रहा है कि जो एन फ्रैंक हैं उनका जीवन कहीं न कहीं युद्ध से प्रभावित रहा है, और बताया जा रहा है कि युद्ध के चलते इतिहास बनते हैं, बदलते हैं और बिगड़ते भी हैं। युद्ध के चलते भौगोलिक नक्शा भी बदल जाता है। कई बार खास इलाकों के मनुष्यों, जाति और संस्कृति का नामो-निशान भी समाप्त हो जाता है, और युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को झेलना पड़ता है। तो बहुत ही मार्मिक बात यहाँ पर कही जा रही है, और आगे और ये बात क्लियर होती जाएगी। सन 1933 के मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी की जीत के तुरंत बाद जब वहां यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा, तब फ्रैंक परिवार ने अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना बसेरा नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर लिया। तो ये बात हिटलर के ज़माने की आपको प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन अभी आप हाल फिलहाल में यूक्रेन और रूस के युद्धों को देखा होगा, और वहाँ पर भी देखा होगा कि कैसे पलायन करके लोग दूसरे देशों में जा रहे थे, यहाँ तक कि भारत के लोग भी प्रभावित रहे। तो वही कुछ एन फ्रैंक के परिवार को भी देखना पड़ा कि जब नगर निगम के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी जीती, उसके बाद वहाँ पर यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा, और इससे डरते हुए, अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए एन फ्रैंक का परिवार नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में जाकर बस गया। वहां द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1939 में। तो तब तक तो सब कुछ इनका ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1940 में नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा होने के बाद हालात और बिगड़ने लगे। अब उम्मीद है कि डायरी के पन्ने एन फ्रैंक की स्टोरी आपके दिमाग में बैठ रही होगी, कैसे इनका परिवार उथल पुथल से गुजर रहा था, अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। यहूदियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। उन्हें तरह तरह के भेदभावपूर्ण एवं अपमानजनक नियमों कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। इन परिस्थितियों के बीच फ्रैंक परिवार यानी कि एन फ्रैंक जो लेखिका हैं, उनका परिवार 1942 के जुलाई महीने में अज्ञातवास पर चला गया। अज्ञातवास शब्द को आप प्राय महाभारत के संदर्भ में सुना होगा आपने, और जो कि पांडवों का अज्ञातवास हुआ था। और देख रहे हैं यहाँ पर भी फ्रैंक परिवार जो कि डर के मारे सन 1942 के जुलाई महीने में अज्ञातवास पर चला गया, जिसकी योजना तो पहले ही बनाई जा चुकी थी, लेकिन जिसका तात्कालिक कारण बना एन की बड़ी बहन मार्गोट को सेंट्रल ऑफिस फॉर जूइश इमिग्रेशन से आया बुलावा। एक युवती के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायने को देखते हुए फ्रैंक परिवार ने तत्काल गोपनीय स्थान पर जा छुपने का निर्णय लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एन की बड़ी बहन थी मार्गोट, जिनको कि सेंट्रल ऑफिस फॉर जूइश इमिग्रेशन से एक बुलावा आया। अब बुलावा किस दृष्टिकोण से आया था, आगे की पंक्तियां बता रही हैं। इस बुलावे से पूरा परिवार डर गया, और उसको लगा कि उसको एक गोपनीय स्थान पर जाकर छुपना ही सही रहेगा, और वे अपने बदन पर कपड़ों की कई तहें जमाए, क्योंकि साजो सामान लेकर निकलना उन्हें संदेहास्पद बना देता। वो पैदल निकले, क्योंकि यहूदियों को किसी सवारी पर चलना मना था। उस जगह की ओर निकल पड़े जहां पर इनको कोई जान न पाए, अज्ञातवास में चल पड़े। और ये जगह कहाँ थी? यह जगह थी आटो फ्रैंक के दफ्तर के भवन में पिछवाड़ी की 2 मंजिलें, जिन तक पहुंचने की सीढ़ी अलमारियों की एक कतार के पीछे छिपी थी, जहां पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता था। यहाँ 2 मित्र परिवारों के 4 और सदस्य उनके साथ रहने आ गए। इन 8 अज्ञातवासियों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की भरपूर मदद मिली, और वे 2 साल तक कुछ ज्यादा ही वक्त काट ले गए। 4 अगस्त 1944 को किसी की दी हुई जानकारी के आधार पर गेस्टापो, हिटलर की खुफिया पुलिस ने इस गोपनीय निवास पर छापा मारा। सभी लोग नाजियों के हत्थे चढ़ गए, और उन्हें यहूदियों के लिए बने यातना गृह में भेज दिया गया। और मैंने शुरुआत में ही बताया कि एन फ्रैंक का निधन उसी यातना गृह में हुआ था। तो धीरे धीरे स्टोरी आपके दिमाग में बैठ गई होगी। एन फ्रैंक के संघर्ष से आप धीरे धीरे जुड़ रहे होंगे। महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के हाथ जर्मनी की पराजय के बाद जब यातना गृहों में
कैद यहूदियों को आजाद कराया गया, तब फ्रैंक परिवार के सदस्यों में से सिर्फ पिता जीवित रह गए थे। नाजियों की सांप्रदायिक नस्ली घृणा की आग ने जिन लाखों निर्दोष यहूदियों की आहुति ली, उनमें अपनी मां और बहन के साथ ऐन भी शामिल थी। यानी आप देख रहे हैं कि 4 लोग गए थे, उसमें से केवल पिता जीवित रह गए थे। बाकी ऐन की मां, बड़ी बहन जिसको कि बुलावा आया था, और ऐन खुद शामिल थी, और वो अपनी आहुति दे दी थी। एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी 2 साल के उसी अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एन फ्रैंक की जो बहुचर्चित डायरी है, जिसका नाम है डायरी के पन्ने, ये कितनी महत्वपूर्ण डायरी आपको लग रही होगी। और ये जो डायरी है 2 साल के उसी अज्ञातवास के बीच लिखी गई थी, जब इनका परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर इधर उधर छुप छुप कर रहने पर विवश था। अपने 13वें जन्मदिन यानी कि 1942 पर जब उसे सफेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली नोट बुक दी गई, तभी उसने तय कर लिया था कि इस नोटबुक को वह अपनी डायरी बनाएगी। कल्पना कीजिए कि ये जो लड़की है एन फ्रैंक, मात्र 13 साल की है, अपने 13वें जन्मदिन 13 साल की है, और उसको एक जिल्द वाली नोटबुक दी जाती है, और वो 13 साल की बच्ची इस नोटबुक को क्या लक्ष्य बनाकर लेकर चलती है कि इस पर हम डायरी लिखेंगे। और डायरी उसने उपहार में ही मिली एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखनी शुरू की। तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि एन फ्रैंक ने जो भी डायरी लिखी है वो किसको संबोधित किया है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि किट्टी नामक एक गुड़िया को उसने संबोधित करके लिखी है। गोपनीय जीवन की तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन महीने भर के अंदर वह नौबत आन पड़ी। एन का डायरी लिखना जारी रहा। यानी कि जब वो गोपनीय स्थान पर अभी तक नहीं गई थी, उसके पहले ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और जब उनकी उम्र मात्र 13 साल की थी, इसीलिए इसको यंग गर्ल के नाम से भी अंग्रेजी में अनुदित किया गया है। बात करें डायरी के आखिरी हिस्सा में, तो आखिरी हिस्सा उसने 1 अगस्त 1944 को लिखा, जिसके 3 दिन बाद वह दूसरे 7 लोगों समेत नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। संयोग से उसकी डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी, और यातनागृह से जीवित निकल आने वाले आटो फ्रैंक ने जब उसे पढ़ा, तो वे अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उस लेखन के महत्व के कायल हो गए। यानी कि एन फ्रैंक ने जो डायरी लिखी थी, उसको उसके पिताजी पा गए थे। ऑटो फ्रैंक जब वो पढ़े, तो वो अपनी इस छोटी सी बिटिया के लेखन से काफी प्रभावित हुए, और उसको एक दस्तावेज के रूप में रखने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने हर संभव कोशिश करके 1947 में इस डायरी को प्रकाशित करवाया। तो आप समझ रहे होंगे कि जब डायरी प्रकाशित हुई, उस समय एन फ्रैंक इस दुनिया में नहीं रही, उनके पिताजी इस डायरी को प्रकाशित करवाते हैं। और धीरे धीरे यह डायरी वह दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई। यह डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। ये इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है कि एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई डायरी के पन्ने में डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय का अनुभव बयान करती है। इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद में इसका परिचय देते हुए ठीक ही लिखा गया है कि डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। तो डायरी के पन्ने एन फ्रैंक द्वारा जो लिखित डायरी है, उसकी जो मेन थीम है, इन 4-5 लाइनों में आप देख लिए होंगे कि उसमें क्या है। भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बाहरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, सब कुछ इसमें, अकेलापन। एक तरीके से कहा जाए तो यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज प्रस्तुत करती है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर के बाद
आप सभी के मन में जरूर एक उत्सुकता आ रही होगी कि इस चैप्टर को हमें और बढ़िया से पढ़ना चाहिए, जिससे कि डायरी के पन्ने के माध्यम से एन फ्रैंक के और वास्तविकताओं को हम जान सकें। तो मेरी एक कोशिश रहती है कि आपके पाठ्यक्रम में जो भी चैप्टर्स लगे हैं, पहले आपका उनसे एक नोट्स के माध्यम से परिचय करवाया जाए, आपको प्रेरित किया जाए कि इन किताबों को भी पढ़ना है। आपको बार बार किसी नोट्स, किसी खास वन लाइनर किताब के पीछे नहीं भागना है। आपके पास पर्याप्त समय है, बस आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हमें इस पुस्तक को पढ़कर खत्म करना है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, उस प्रयास में महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं के साथ आपको परिचित कराना है, जिससे कि आप कम समय में तथ्यों को जान पाएं और परीक्षा के दृष्टिकोण से उनको समझ पाएं और केवीएस पीजीटी हिंदी की तैयारी अच्छे से कर पाएं और मानसिक रूप से इस परीक्षा में बैठने के लिए उतरने का प्रयास करें। तो उम्मीद है कि हम अपने इस सोच में शायद सफल हो रहे होंगे। कमेंट्स कर आप लोग जरूर बताएंगे, और जितने भी बच्चे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि वो अपना कीमती समय निकाल कर कमेंट्स करते हैं, जिससे कि मुझे पता चलता है कि आप सभी को मेरी बातें कितनी संप्रेषित हो रही हैं, कितना समझाने में मैं सफल हो रहा हूँ। तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।